विवेक सावलीकर जी, जो कि रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हिंदी फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है सिनेमा के साथ और रंगमंच के साथ। तो आज हम उन्हीं के अनुभव सीखेंगे और कुछ उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सावलीकर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में, हमारी तरफ से धन्यवाद। भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। लर्निंग विद ललित के सभी चाहने वाले सुनने वाले दर्शकों का और कला पर प्रेम करने वाले सभी लोगों का मैं विवेक सावलीकर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ललित, इट्स वेरी प्लेजरफुल टू कम टू यू। सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा और काफी दिन से मेरी इच्छा थी आपके साथ बातचीत करने की, आपके अनुभवों से कुछ सीखने की। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी रंगमंच की शुरुआत कब हुई, किस तरीके से हुई? ललित, मैं 1965 के कानपुर में पैदा हुआ और मेरे पिता स्वर्गीय विष्णु शंकर सावलीकर एक बिजनेसमैन थे, लेकिन साथ में कला से बहुत जुड़े हुए थे, खास करके नाटकों से। और महाराष्ट्र समाज, मैं मराठी परिवार से हूँ, आप जानते हैं। तो गणेश उत्सव होता है हम लोगों के, और गणेश उत्सव के लिए 2 महीने पहले से हमारे घर में तालीम में रिहर्सल हुआ करती थी, क्योंकि महाराष्ट्र समाज जो था वहां का, उसके फादर अध्यक्ष थे। तो घर में सारे पदाधिकारी, उनके साथ उनके कलाकार, और मैं 5 साल का। तो घर में हॉल में जब रिहर्सल होती थी तो मेरा काम रहता था वहां पे बीच बीच में जो भी मैं खुसुर फुसुर करते रह सकूं, उनको डिस्टर्ब करना। मतलब देयर वाज नथिंग एल्स आई हैड गिवन द वर्क। पर वो लोग दे वर वेरी लवली पीपल, मुझे बहुत प्यार करते थे। सब घर का बच्चा था, हम चाय ला के देते थे। हमारी आई, मतलब मदर जिसे हम माँ कहते हैं मराठी में, आई, तो वो किचन से चाय पोहे सर्व करना, तो उनको रिहर्सल के बीच की जो रिहर्सल टाइम होता है उनके साथ, और प्रॉम्प्टिंग करना, वो विशेष, मतलब जो नाटक वहां रिहर्सल होता था तो उसके सारे डायलॉग किताब रहती थी। आई वाज बहुत शार्प था, तो मैं सारे डायलॉग कंठस्थ कर देता था। और जो कलाकार जिस दिन गायब होता था उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना, क्योंकि मुझे वो डायरेक्टर लविंगली कहते थे, हाँ चल तू सुना वो डायलॉग। तो मुझे ये नहीं पता कि वो लोग ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक मुझे बहुत सीरियस लेवल पे ले गया। एंड आई रियली लव दैट थिंग। ये बचपन है। कट टू कॉलेज, स्कूल कॉलेज में ड्रामा कंपटीशन, डांस और स्किट, और जो सारे बच्चे करते हैं अपने अपने समय में, वो सब किया। लेकिन आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं उसको सीरियसली। ये हुआ दिल्ली में 1983 में। मैंने जब बीकॉम कर लिया और वहां मैं सीए करने के लिए दिल्ली गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं सीए तो नहीं कर पाया, मैंने 1 साल बाद ड्रॉप किया, बट आई स्टार्टेड, मैंने एमकॉम कर लिया और एमफिल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस को चुना। वहां से आते जाते मंडी हाउस एक सेंटर है, वहां पे बस बदलना पड़ती थी मेरे, जहां मैं रहता था। मंडी हाउस में थिएटर का हब है, वही दूरदर्शन का, हमारा जो दिल्ली दूरदर्शन का केंद्र है वो वही है, और सारे आर्टिस्ट वहीं बिखरे रहते थे। मतलब वहां उन दिनों शबाना आजमी ऐसे ही लॉन में बैठी कभी कभी किसी से बात करती दिख जाती थी, बड़ी सी गाड़ी में आ रही है, नसीर साहब दिख जाते थे। मतलब हमारे लिए ये बहुत बड़ा पर्व हुआ करता था ये, कि इन लोगों को, अरे इंसान है, हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड वी रियली टॉक। हम, चूंकि लड़कपन था तो इतनी तमीज नहीं थी कि किससे बात करें, हम सबसे बात कर लेते थे। और किसी ने टोका या किसी ने, मुझे याद नहीं आता, लेकिन सबने, रघु यादव जी वहीं मिले, और आशीष विद्यार्थी तब 2nd ईयर का स्टूडेंट थे। और वहां पे गजराज राव, जो आजकल बधाई हो फिल्म से आपने उनका नाम सुना, नीना गुप्ता और गजराज राव की जोड़ी बहुत हिट है। तो गजराज मेरा दोस्त बना। वो इस तरह की मंडी हाउस में रशियन कल्चर सेंटर है, 24 फिरोज शाह रोड मंडी हाउस। वहां पे रशियन लैंग्वेज की क्लासेस होती थी। मैं रूसी भाषा सीखता था, भोपाल से सीखता रहा, तो मुझे लगा कि मैं एडवांस कोर्स वहां से करूं। तो मैं वहां से जाते आते वो गजराज मेरे से मिलता था और कहता था कि यार तुम रशियन लैंग्वेज करते हो, मुझे इंग्लिश ठीक करनी है। एक काम करो, तुम मेरे साथ रशियन लैंग्वेज कर लो, कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंग्लिश में होता है। तो इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे, उसी भाषा भी सीख जाओगे। ही एग्रीड एंड वी बोथ वर गोइंग टू क्लास। और क्लास से आने के बाद, चूंकि वो थिएटर आर्टिस्ट था, मैं उसके साथ साय की तरह रहता था। कभी कभी चाय पिलाना, कभी वो सब वो होता था, क्योंकि मेरे लिए इतना ये बड़ा था कि कोई मेरे को कला की दुनिया में ले जा रहा है, जो बचपन में मैंने देखी थी, है ना, अनुभव किया था। और वो इनिशियल लेवल का था कहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे मन में घर किए हुए था, और मैंने वो मौके नहीं छोड़े। और गजराज की वजह से ही मैंने थिएटर शुरुआत की। दिल्ली में कुछ नाटक किए, और जिसमें मैं कहीं, क्योंकि मैं गाता रहा हूँ, गाता अच्छा था, क्लासिकल सीखा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग की है, तो उनको पार्श्व संगीत देने के लिए जरूरत पड़ती थी, तुम प्लीज मेरे लिए गाओगे। हमने गाया, उसमें एक रशियन नाटक किया, तो उसमें रशियन सॉन्ग को कर दोगे क्या? तो बिल्कुल, वो जो होता है ओपेरा स्टाइल में, तो वी ऑल यूज्ड टू सिंग। इस तरह से मेरी शुरुआत होती है, और फिर बड़े मौके भी मिले। और एक साल था शायद 87 में, ठीक भूल रहा हूँ, सफदर हाशमी करके एक बहुत बड़े कलाकार थे, नुक्कड़ नाटक खेलते हुए उनकी हत्या हो गई।
क्योंकि वो अपनी बात कहते थे। तो उस बात को लेकर के कुछ लोगों ने वो पसंद नहीं किया। आप विचार व्यक्त करते हैं तो आपके दुश्मन होते हैं, है ना। तो जब आप विचार के साथ कोई नाटक खेलते हैं तो आपके दुश्मन प्रगाढ़ होते हैं, और राजनीति हो तो फिर बहुत ही ज्यादा होते हैं। उनकी हत्या हुई और पूरे देश में थिएटर के रंगकर्मी एकजुट हुए और ये तय किया कि हम नुक्कड़ नाटक खेलेंगे, इसके खिलाफ, इसमें सरकार की सिस्टम के खिलाफ हम बगावत करेंगे। और उस समय हम सारे आर्टिस्ट, खूब सारे आर्टिस्ट लाइन में थे, हर रोज यहाँ नुक्कड़ आ रहा, वहां हो रहा, ये शबाना जी बैठी, यहाँ नसीर बैठे हैं, वहां ओमपुरी बैठे हैं, और अनुपम खेर जी आ रहे हैं, और वो सब आर्टिस्ट के रूम, कोई वो नहीं कि हम ये हैं, वो बतौर, क्योंकि उनका भी शुरुआत ऐसी हुई है एनएसडी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वही मीडिया हाउस में पाए हुए। तो उनके साथ थिएटर की थोड़ी मेरी तालीम बीवी कारक जी के नाटक कामना में वही मैंने ज्वाइन किया उनको, और कुछ मतलब इस तरह से काम किया। मैं दिल्ली से भोपाल आ गया क्योंकि जॉब यहाँ पे लगी, अखबार की नौकरी की थी शुरुआत में, और उन दिनों फिर थिएटर के यहाँ पे चूंकि भारत भवन है और यहाँ पे भारत भवन के उस समय रेपेटरी चलती थी रंगमंडल, तो ये मेरा इस तरह से मेरा थिएटर से संबंध जुड़ता गया और वो प्रगाढ़ होता गया। शहर बदला पर रंगमंच मेरा चलता रहा साथ साथ। जी। और आपकी फिल्मों में आपको ब्रेक कैसे मिला और कब आपने पहली मूवी कैसे कब करी? फिल्मों में ब्रेक मिला कहने की बजाय मैं फिल्मों की तरफ कब उन्मुख हुआ ये कहूंगा। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मैं जानता हूँ मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ, मैं 65 किलो का वजन रखता हूँ, चेहरा प्रेजेंटेबल होगा पर सुंदर वगैरह तो नहीं है। जो बॉलीवुड के जो वो निकष हैं, मापदंड है या फुटपट्टी के जिसे हम स्केल के हैं, उस पैमाने पे तो मैं कहीं नहीं बैठता। तो आई वाज हैप्पी डूइंग थिएटर, और मतलब 25 साल में थिएटर कर ही रहा हूँ, 30 साल हो गया तो, और लगातार अच्छे लोगों के साथ बड़े बड़े शहरों में छोटे बड़े ग्रुप को लेकर के। 2010 में ऐसा हुआ कि भोपाल में ही भोपाल की फजा बदली और यहाँ की खूबसूरती को डायरेक्टर्स लोगों ने रेखांकित किया। उनके जहन में आया कि हम कब तक मड आइलैंड दिखाएंगे मुंबई का, कब तक वही सब दिखाएंगे, कब तक चौल दिखाएंगे, कोलाबा और वो सब चीजें। तो उनको नए लोकेशंस चाहिए थे और खूबसूरती चाहिए थी, और कश्मीर अपने हाथ से जा चुका था, अब जा चुका है, अभी भी उस पर कोई उस तरफ से करना नहीं चाहता क्योंकि वहां की बहुत सारी दुश्वारियां हैं। तो लोकेशन और बीच में कंटेंट बदल रहा था फिल्मों का। वो पेड़ों के पीछे नाचने वाले हीरो हीरोइन अब घर में राजकुमार जैसे या अनेक जो कलाकार हैं जो मिडिल क्लास, मतलब नेक्स्ट डोर लड़के जो हैं, नेक्स्ट डोर लड़की से प्यार करते हैं। बीच का एक दौर आया था अमोल पालेकर वाला, पर वो कला फिल्मों का था, और अब जो आया है वो बिल्कुल रियलिस्टिक था। आपके घर के लड़के के साथ बाहर की किसी लड़की, बगल वाली किसी लड़की के साथ अफेयर हो रहा है, उनकी बातें हो रही, तो इतना हम रियलिस्टिक में आ गए हैं। तो इसलिए लोकेशंस भी उनको बदलनी पड़ी। तो भोपाल में आने के बाद मुझे आरक्षण फिल्म मिली सबसे पहले 2010 में। उसमें मैं और मेरी पत्नी दोनों को काम मिला, और थिएटर का बैकग्राउंड था। प्रकाश झा ने एक बार पूछा और ही अंडरस्टूड कि एक लाइन पढ़ाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो कुछ नहीं बोले मेरे से, उनका यस डे आफ्टर टुमारो माय पर्सन विल टेल यू। तो हो गया। सैफ का इंटरव्यू कमेटी के मेंबर के रूप में मेरी फिल्मों में एंट्री हुई, जिसमें मैं पूछता हूँ, पहले ही सीन है वो ऑटो से उतरता है, भास्कर की इसमें शूट किया था। भास्कर प्रेस के एक रूम को उन्होंने इंटरव्यू कमेटी का रूम बनाया था, और उसमें सैफ अली उतरते हैं, वो आता है हमारे पास, आता है नमस्कार करता है, तो हम लोग पूछते हैं आपका नाम, वो कहता है दीपक कुमार। तो हम लोग पूछते हैं पूरा नाम क्या, क्योंकि जात पे एक कमेंट था उसमें, वो फिल्म आरक्षण है। तो एक हम्बल शुरुआत मेरी वहां से हुई। उसके बाद फिल्म मिली मुझे बहुत श्रेयस तलपड़े के बड़े भाई की, अच्छा सीन था और मैं उसके साथ, और श्रेयस वाज वेरी हैप्पी, और मेरी पत्नी भी उसमें साथ थी, और हम लोगों ने उसके भैया भाभी का रोल किया था। फ्लैशबैक में जो कहानी जाती है तो हमारा किस्सा सामने आता है, और हमें किसान माफिया हमें मारते हैं और हमें हमारा मर्डर होता है, तो हार्नेस के माध्यम से हमारी लाश बनी है और वो सीन है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट फिल्म। तो इस तरह से 2 फिल्म के बीच के दौर में महारानी और कुछ वेब सीरीज, फिर आई दुर्गामती जो कि साउथ की फिल्म का रीमेक थी। इसमें माही गिल और भूमि पेडनेकर, अरशद वारसी ये लोग थे, और मेरा सीन भूमि पेडनेकर जी के साथ था और माही गिल के साथ था। मैं गांव का रजिस्ट्रार हूँ, और उसमें वो सस्पेंस है, हॉरर है, सस्पेंस भी है, और मेरे अनजाने में मैं जो पुलिस इंस्पेक्टर को वो राज जो खोलना चाहती हूँ, मैं उसको क्लू दे देता हूँ, लेकिन मुझे तब पता नहीं होता कि ये इसके पीछे ये है। वो सिंपल बताता है कि गांव में ऐसा हो रहा है, मूर्तियां क्यों चोरी हो रही है, उसके ऊपर उसका कमेंट है। तो अगेन आई हैड टू
टेक पार्ट इन अ सेंट्रल पोजीशन की मेरे से कहानी लिंक हो रही, तो भगवान की दया से मेरे सीन कभी नहीं, लोग बड़े कंफ्रेंट, अरे यार मैंने तो बहुत सीन किए थे, मेरा तो ऐसा था, एक लव अफेयर वाला सीन था, एक ये था, वो बेडरूम सीन थे, हो गए, तो सब कट गए यार। अक्सर कहते हैं मेरा कोई कटा नहीं, मेरा कोई गिला नहीं है, जितने सीन मिले थे, 2 मिले थे, 3 मिले थे, एडिट, और उन्होंने उसे पूरा रखा। शायद इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, शायद इसलिए कि वो स्टोरी की डिमांड थे, मेरे लिए उन्होंने किया हो ऐसा मैं भ्रम नहीं पालता। सेंट्रल मतलब पोजीशन अच्छी, वो पोजीशन ही ऐसी थी जी। ना। अभी उसके बाद ये फिल्म आई जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे, वो है लापता लेडीज। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैंने लापता लेडी देखी तो बच्चों के साथ में देख रहा था, जी। अचानक से आपका मतलब वो पार्ट आया, अरे मैंने कहा ये तो विवेक सर है, एकदम से मैं बोल पड़ा बच्चों से, मैंने कहा ये हमारे विवेक सर है, उनको बच्चों को बताया मैंने। जी। और वाकई में आपका रोल मुझे मतलब उस मूवी में सबसे अच्छा रोल आपका लगा, पर रोल तो सभी ने अपना जी। अपना पार्ट अच्छा किया है, और फिल्म ही अपने आप में बहुत जी, अच्छी, जी। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से। बिल्कुल, जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, वैसे कैरेक्टर कैरेक्टर पे लेने वाले का नाम रहता है। मैं कोरोना का सेकंड फेज घर में निक्कर पहन के बैठा हुआ, रोज अपना पेड़ों को पानी देना और बर्तन मांजना वगैरह सारे, क्योंकि हमको कुछ काम ही नहीं था, ऑफिस बंद थे, कहीं नहीं जाना था। उस दौरान एक कहीं थ्रू करते हुए, दरअसल ये जो 2-4 फिल्में की, कुछ वेब सीरीज की, यही इसी की पुण्याई है कि वो जो कास्टिंग वाले लोग होते हैं, जो लोकल कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं, वो फिर उनको ध्यान में आता है यार वो तो था ना, उनको उनका नंबर इस तरह से होता होगा, तो थ्रू करके मेरा नंबर किसको मिला, वो मुंबई से कास्टिंग डायरेक्टर का फोन था, और उन्होंने राम रावत है उनका नाम, उन्होंने फोन किया और कहा कि एक सीन है आपको हम भेज रहे हैं, और आपको स्टेशन मास्टर का रोल है वो, और आपको बना करके देना है, ऑनलाइन ही देना था, कहीं जाना तो था नहीं ऑडिशन के लिए। मैंने बहुत सारे बीच में आ रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे नेवर हैड एनी आइडिया कि कौन है और किस लेवल की फिल्म है। मैंने बड़ा कैजुअली कहा, व्हिच वाज रॉन्ग, पर मैंने ऐसा कहा था। फिर मैंने पत्नी को कहा कि चल भाई तैयार हो जाओ, मेरे को तो काला कोट तो है अपने पास, तो काला कोट और शर्ट सफेद और जो पॉसिबल था, और एक दीवार देख करके मैंने प्रिपेयर्ड द डायलॉग्स एंड उसको 2-3 मैंने रिहर्सल करके फिर टेक देकर के छुट्टी पाई, ऑडिशन भेज दिया। फिर कुछ नहीं, 15-20 दिन में तो भूल भी गया, और मेरे मोबाइल से वो भेजा हुआ सेंड से वो हट भी गया। फिर 1 महीने के करीब उनका फोन आया कि सर एक बार और फिर से भेज दीजिए वो, तो उनका अब मैं कैसे तैयार करूं, उस समय ऐसा वैसा मैंने जो कहा ऐसे ही कुछ था कि अरे बार बार क्या है, मतलब ऐसे नहीं कहा, पर मूड तो वही था। बोले सर आप क्या, वो एक्चुअली क्या वो दूसरे थे, और ये मेन कास्टिंग वाले हैं, यही चाह रहे हैं, तो उनको तो देखना है। ओके आई विल चेक इफ इट इज देयर। मैंने फिर वाइफ को कहा कि तुमने तुम्हारे मोबाइल से शूट किया था, तो देखो तुम्हारे गैलरी में है क्या। लकीली वी गॉट इट, वी सेंट इट। सो आफ्टर विदिन हाफ एन आवर दे सेड कि किरण मैम ने कंफर्म कर दिया है यू आर इन। तो मुझे इतना मैं मतलब ना समझ गए, या उस फील्ड से नहीं होने की वजह से कौन किरण होगा, कोई किरण। तो देन वो जब वहां पहुंचा, या तो उसके मतलब उन्होंने टिकट भेजे, वो सब किया, शिरडी में शूट था, शिरडी में पास भी येवला एक जगह है, वहां पे उन्होंने उसको पतीला स्टेशन बनाया था। अच्छा 2 दिन मुझे क्वारंटाइन रखते थे वहां पे, वो करके सारा जो प्रोसेस होता था उस समय का, और बबल बनाया था उन्होंने, उसमें रख के हमारे को फिर शूटिंग में बहुत एहतियात से लेके जाते थे। देन आई केम टू नो कि किरण राव मतलब वाइफ, एक्स वाइफ ऑफ आमिर खान। तो फिर तो क्या बात खिल गई। एंड ललित एक बात है कि मैंने क्राफ्ट अपना, मुझे गर्व है कि मैंने क्राफ्ट सीखा है, मतलब मुझे कैमरे के आगे काम करना आता है, मेरा जो भी है जैसा भी है। बट मैंने एक बात सोची कि मैं कभी भी, मैंने प्रकाश झा को बहुत गालियां देते सुना था यहाँ पे भोपाल के, अरे कैसा काम कर रहा है, हटाओ इसको, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी मैंने गार्ड बांधी कि इन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं, दे आर फॉर द मेन लीड। अगर आपने अच्छा काम किया तो यू विल बी गेटिंग द रूल्स, अदरवाइज आप हट जाओगे, कब हटोगे पता भी नहीं चलेगा। तो क्राफ्ट अच्छा है, मैं पूरी तैयारी कर, कोई लाइंस में मिस नहीं। पहला सीन तो किरण जी वहां पे, शी वाज देयर ऑन लोकेशन, और उसके बाद हाई स्टेशन मास्टर, उनका तो वही बदल गया, हाई स्टेशन मास्टर, यू टुक समथिंग, यू वांट समथिंग, अरे भाई जूस लाना दादा, ये सब चलने लगे। सो आई एंजॉयड द थिंग। 4 दिन की शूट हुई थी, फिर हमको भेजा गया, जो कि दूसरे चल पे, दूसरे लोकेशन पे था, वही येवला में था लेकिन दूसरे लोकेशन पे था। अगेन आई वेंट, सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्योंकि कुछ सीन ऐसे होते हैं ना, कुछ मतलब एक्ट ही ऐसे होते हैं,
एक्चुअली आपका रोल ही एक ऐसा था कि एक अनजान लड़की के लिए हम्म। एक इतनी सिंपैथी रखना, उसको रास्ता दिखाना, उसके लिए भरी, उसके लिए चिंता करना, वो बिल्कुल उस रोल को आपने बहुत अच्छा निभाया। तो ये आपका रोल भी वाकई में सेंट्रलाइज था एक तरीके से, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट में ऐसा उसमें कोई वो नहीं थे, कमांड्स नहीं हाँ। थे। लेकिन एक बात है कि किरण राव को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शी इज सो ब्रेनी डायरेक्टर। उन्होंने वो डेप्थ देखती हैं और उसके हिसाब से कहती कि प्लीज विल यू डू दिस लिटिल बिट, ये ऐसे बताना शुरू करती। वो पहले देखती क्या कर रहा है, और दूसरे टेक में, पहला टेक होता है, ट्रायल टेक होता है, रिहर्सल टेक हम कहते हैं कि वन रिहर्सल टेक प्लीज एंड देन वी स्टार्ट। सो वो याद जाता है, लेकिन वो रख लिया जाता है। और शिल्कम स्टेशन मास्टर, वो नाम में वो ऐसे ही बोलते थोड़ा सा यहाँ पे ये सोचिए कि एक सरकारी बाबू है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खुद भी आके पूछता है कि मेरे पति, तो वो एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, देन दिल से उसको लगता है कि यार मैं इस लड़की के साथ, इसको कहीं इसके घर तक पहुंचाना मेरी भी तो जिम्मेदारी है, मैं स्टेशन मास्टर हूँ। तो ये सारी फील, तो आई जस्ट स्टार्टेड जर्नी इनसाइड। और कि अगर, और एक पॉइंट उन्होंने कहा कि एज इफ शी इज योर डॉटर, वो फिर मैंने पकड़ लिया, हाँ ठीक है, शी इज माय डॉटर, और कैसी है, बावली है, कुछ भी है, लेकिन मुझे इसको गंतव्य तक पहुंचाना, इसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। तो फिर मैं फिर कभी ना हूं, फिर मैंने फिर पकड़ लिया इसको। फिर उन्होंने मुझे स्पेस भी दिया, सर इसको आप थोड़ा करके फिर दीजिए, तो लाइक वो सारी क्वालिटीज के सपोर्ट से वो सीन निकला। अदरवाइज एक स्टेशन मास्टर वो करके चला जाता उनका उतना, लेकिन उन्होंने दे वर वाइज इनफ कि उनको ये लगा कि इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ जो रियल कलाकार है वो सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंकफुल टू किरण जी, अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका रोल, और जिनने भी देखा उन सबने आपकी तारीफ करी। मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने शेयर करी है चीज जी। कि विवेक सर हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, और पिछले 20 साल से मैं पहचानता हूँ पर्सनली विवेक जी को। तो उन्होंने भी मतलब फिर उस फील के साथ देखा, तो वाकई में उन्होंने भी बहुत तारीफ करी इसकी। ललित, ये होता है कि कई लोगों ने, मुझे इसमें विशेष लगा कि कई लोगों ने कहा कि अरे वो तू था क्या, मतलब कई लोगों ने ये भी कहा अब हमने वो देखा, वो बहुत अच्छा रोल था, वेरी सॉरी हम दोबारा देखेंगे। और उन्होंने फिर मैसेंजर में व्हाट्सएप पे किया भी। मुझे मेरी जो हौसला अफजाई जो सबसे बड़ी मुझे लगी वो आमिर जी की ही थी। भोपाल में डीवी मॉल में जब इसका स्क्रीनिंग हुआ तो मुझे भी इनवाइट था, मैं गया था। पहले उन्होंने कहा सारे लोग आएंगे फैमिली के, देन दे हैड द लिमिटेशन एंड एज पर वो जगह ही नहीं थी, पत्रकारों को बहुत सारा उनको स्पेस देना था। मैं सर आपको अकेले, मैं कहा अकेले ही आते हैं, पहले देख तो है भी कि नहीं सी। तो मैं वहां पे ब्यूटीफुली गया था, फिल्म देखी, अच्छा लगा। फिर इंटरवल में उन्होंने सारे आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट हैं वो आ जाए, तो आमिर के इसमें लाइक तो वो फोटो भास्कर में छपा है जिसमें हम सब दिख रहे हैं, वो तो हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है। घर में कहा था कि आमिर के साथ फोटो लेना, वहां तो उनके वो सारे लोग रहते हैं ना, तो आप आने नहीं देते वैसे भी। तो मैंने कहा गनीमत मानो भास्कर में फोटो है, क्राउड में मैं भी दिख रहा हूँ। लेकिन उसी रात 11 बजे यानी नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर देख रहा था, उससे मैं मॉर्निंग में इनके स्टाफ का कॉल आया कि आमिर सर ने आपको एडिसन में 10 बजे बुलाया, विल यू कम? यस ऑफ कोर्स आई विल कम। और मैं कहा मुझे पता चला कि सिर्फ मैं और एक और लेडी भोपाल की है, रंजना मैडम, उनको बुलाया था, वो भी उसमें आर्टिस्ट। और आमिर ने बिल्कुल ऐसे फ्रैंकली बैठ करके गपशप मारी, कभी 20-25 मिनट हम लोगों ने गप्पे मारी। उसने मेरा थिएटर का बैकग्राउंड, उसने बताया कि मैं तो थिएटर में एक नाटक से शुरुआत हुई मेरी भी, तो मैं तो चाय वाय देने का काम करता था असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में। एक दिन आर्टिस्ट नहीं आया, वो सदा का रोल कर रहा था और 4 दिन बचे थे, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आमिर तुम सदा का रोल करो। तो और वो गुजराती नाटक था, और मेरे साथ दिक्कत बोले ये थी कि ना तो मुझे पंजाबी आती थी ना मुझे गुजराती आती थी। देन आई मग्ड अप, बोले मैंने वो सारे डायलॉग सदा के पढ़ लिए, लेकिन बोले मेरी दिक्कत था आमिर किस तरह से इंटरेस्टिंगली बता रहे, जैसे कि वो अपने दोस्त को किसी को बता रहा है। ये बड़ी बात है, उनके लिए बड़ी बात है। मैं तो ये इसलिए बयां कर रहा हूँ कि ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि एक बड़े लेवल का व्यक्ति किस कदर हम्बल और डाउन टू अर्थ हो सकता है। देन ही सेड कि फिर मैंने एक चालाकी की, मैंने गुजराती जो एक्टर्स थे, को एक्टर्स, उनको कहा कि बोले वो लोग बहुत बड़बड़ फटाफट बोलते थे, तो मुझे ये नहीं पता चलता था किसके बाद मेरा डायलॉग है। वो तो मैं पढ़ लिया था, याद कर लिया था, लेकिन क्लू नहीं मिलता था। तो उनको कहा कि तुम लोग कुछ ना कुछ ऐसे इशारे किया करो कि मतलब मैं समझ जाऊं कि अब मेरा डायलॉग है। तो वो फिर उनके साथ नाश्ता चाय खाना, वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये कि एक बड़े कलाकार ने एक सामान्य छोटे कलाकार को भी इज्जत दी।
समय दिया समय दिया सर। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब बाकी तो ठीक है, लोगों ने क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है, उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए स्पेस है। तो पर उन्होंने ये कहा कि जब आखिरी से हुआ, जब आप कहते हो कि पूल यहाँ से नवा स्टेशन है, गिनती रहना, और तो बोले मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर ये बोला, ये सही फिर मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मुझे सम्मान करना है। सभी स्टूडेंट्स हैं हमारे कुछ, जी। जनरली वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसा, ऐसी चीज, ऐसा कुछ मिले कि हम लोग भी अपने अनुभव को साझा कर सकें या एंट्री कर सकें। तो वो लोग के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि अभिनय की बुनियादी बातें क्या होती हैं, कैसे मतलब कोई शुरुआत कर सकता है? जी जी। अभिनय की बुनियादी बात है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। कौन कैसे बोल रहा है, कौन किस मुख से बोल रहा है, ये पहला है। ये नहीं है कि मैं कहूं कि तुम ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ये है, इट विल कम लेटर। लेकिन पहला ये कि निरीक्षण आप और पठन, जो कैरेक्टर आपको स्क्रिप्ट में मिला है उसको आप पढ़ो, उससे रिलेटेड बातें। एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या हम कहें कि जैसे अगर आपको एक किरदार मिला है जिसमें किसी की मौत होती है और आपको विलाप करना है, तो अब आप सोचिएगा आपके आसपास, आपको जरूरी कि ऐसे एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन अपने आसपास में तो बहुत सारे किरदार दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के कमी में भी आप गए हैं, किसी की मदर या आपके दोस्त की मदर की डेथ हुई थी, तब कैसा माहौल था। एंड फील करो कि ये मैं था वो दोस्त की जगह और ये मेरी माँ की, मतलब गॉड फॉरबिड, लेकिन एज एन एक्टर हमको ये तैयारी करनी पड़ती है। जब आप ये रिलेट करते हो तो आपकी रिलेटिविटी में फिर अपने आप चीजें आती है, कोई बना करके नहीं आती। मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, यूं कर दूं, ये नहीं हो, तुम नकली होता है, वो कर देते हैं लोग। बट द रियल सेंस ऑफ एक्टिंग इज आप उस किरदार की, कहते हैं ना, रूह में जाओ। रूह में क्या जाओ, हम क्या आत्मा परिवर्तन करते नहीं, उस किरदार को अपने आसपास के किरदारों में ढूंढो, उसके लिए फिर प्रैक्टिस करो। एक मेथड एक्टिंग होती है जो पहले दिलीप साहब, ग्रेट यूसुफ साहब को मेथड एक्टिंग के लिए जाना जाता है। मीना कुमारी जी करती, नरगिस जी करती थी, उन्होंने जब तवाइफों का किरदार किया था तो तवाइफों की कोठी में जाकर के शी ऑब्जर्व। अभी भी हीरा मंडी आपका लेटेस्ट वेब सीरीज संजय लीला बंसाली का, तो उसमें जो मनीषा जी ने कहीं तो बताया कि शी ऑब्जर्व कैसे तवाइफें रहती हैं, या कैसे उनका वो जो नखरा होता है वो कैसे करती हैं, कि कस्टमर के साथ क्या बात करती हैं, तो अंदाज क्या होता है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है और अपनी स्टडी करनी है। होता क्या है कि हम लोग थिएटर में आते हैं तो स्क्रिप्ट मिल जाती है, फिर वो दादा करके चले आते हैं, दूसरे दिन वो घोटा लगा के रह जाते हैं। डायरेक्टर भी कहता है कि यार 5 एक्टर तो मेरे सीनियर हैं और दे आर वेरी गुड, अब ये आए हैं। अगर वो खुद काम नहीं करते तो फिर डायरेक्टर 2-4 दिन बाद हथियार डाल देता है, इनको करने तो जैसा करना है, मेरा तो क्राफ्ट है, मेरा फॉर्म तो दिख रहा है। यही चोट हो जाती है, आर्टिस्ट को पता भी नहीं चलता, वो गुमान में रहता है और वो उसके भ्रम का निराश होता है जब वो रियल लाइफ में लाइक कैमरा या इस तरह की जगह जाता है। तो मुझे ऐसा कहना है सारे यंगस्टर्स से कि अभिनय की बारीकियां सीखिए। मैं आपको एक 4 चीजें बताना चाहता हूँ जो भरत मुनि, ईसा पूर्व दूसरी सदी में भरत मुनि हुए, ऋषि भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा जिसे हम पंचम वेद कहते हैं। तो उस नाट्य शास्त्र में, मैं नाट्य शास्त्र पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ बेसिक बताना, बहुत छोटे नहीं लेकिन आप समझ जाएंगे। उसका एक श्लोक है लेकिन श्लोक नहीं पढ़ूंगा। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहारी, ये 4 अभिनय के प्रकार हैं। आंगिक मतलब बॉडी लैंग्वेज, मैं अंग से मैं करूं, ये करूं, वो करूं, दिस इज आविर्भाव। मेरे आविर्भाव से मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं क्रूएल हूं, मैं ऐसे करूं तो इट इज अ नेगेटिव साइन, और वगैरह वगैरह। तो आप बेसिक समझ जाए। वाचिक, मैं जो बोल रहा हूं, इस बोलने से मेरे किरदार को मैं कैसे बिल्ड करता हूं। अगर मैं लॉयर हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं कैसे बोलूंगा। ये किरदार का असर आपकी वॉइस के थ्रो से, उतार चढ़ाव से आप बताएं। तीसरा, सात्विक। सात्विक से आशय, एक तो सात्विक मतलब बहुत सात्विक है, पवित्र, वो एक भाव है, लेकिन मेरा सात्विक अलग है। मेरा सात्विक सत्व से बना है। सत्व मतलब एसेंस, एसेंस ऑफ द कैरेक्टर। अगर आप रावण का कैरेक्टर कर रहे हैं तो रावण का सत्व क्या है, उसकी अंदर की जो एक उसके अंदर का तेज भी है और इसके अंदर की पाश्विकता भी है, वो मदांध भी है,
गर्वोन्नत भी है, तो उसके अंदर का वो सत्व वो दिखना चाहिए। राम कैसे, प्रभु राम कैसे, वो उनका सत्व उनके शरीर से, उनके चेहरे से, उनके स्मित हास्य से झलकता, ये सात्विक। और आहार, ये मतलब बैकड्रॉप से आशय ये है कि अगर हम महल का सीन कर रहे हैं तो महल के पीछे वो खंबे, वो सारे वातावरण, वहां पे तोरण लगे हैं, मंदिर है तो वहां घंटियां बज रही हैं। इस बैकड्रॉप से कैरेक्टर में जाने में आर्टिस्ट को मदद मिलती है और दर्शकों को उस जगह पहुंचने में मदद मिलती है। तो ये 4 चीजें, इन चारों में से 3 आपके हाथ में है, आंगिक, वाचिक, सात्विक। चौथी डायरेक्टर या प्रोडक्शन वाले के हाथ में है, वो पूरा सेट लगा के देता है। यहाँ तालाब है, तालाब में सरोवर में कमल खिल रहे हैं, हल्की सी वीणा बज रही है और वहां पे एक सुंदरी आती है, आप छम छम करते हुए आ गए, सुंदरी है आप तो एज एन एक्ट्रेस आप आ गए। और कोई वहां से बांसुरी बज रही है और वहां से कान्हा आ गए और वो मटकी फोड़ने कब से, तो एकदम दर्शकों के सामने पूरा सीन खुल जाता है। ये है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो इन विषयों पे तैयारी करें, गूगल करें, आजकल गूगल पे बहुत कुछ मिलता है, पर अपना दिमाग भी अप्लाई करना है। अच्छा, आपको अगर जब कोई भी रोल मिलता है तो आप उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं? यही नहीं, एक्चुअली 2 तरह है। मतलब मैं पहले थिएटर की तैयारी थिएटर के लिए करनी पड़ती है, फिल्मों के लिए या जो किरदार वेब सीरीज या सीरियल वगैरह में मिलते हैं उसके लिए तैयारी ऐसा होती नहीं। वो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो आपको एक शब्द भी एक्स्ट्रा बोलने नहीं देते। वो जो एडी आपके साथ वैनिटी में रहता है वो बार बार सर दिस वे सर ये थोड़ा सा ऐसा कर रहा है, बहुत कूलली, बट ही विल टेल कि यू हैव टू एग्जैक्टली अटर जो उसमें लिखा है, नॉट अ सिंगल। वो तो बहुत रेयर होता है, कभी किरण जी जैसे कोई एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि हाँ स्टेशन मास्टर यू मेक इट, आपको क्या लगता है, तो उसमें वो कर देता है। तो मैं तैयारी थिएटर की करता हूँ। किरदार की बात करें तो चलो मैं मैंने मेरा बहुत फेमस प्ले है सूखे दरख्त, वृद्धाश्रम का है। और वृद्धाश्रम में हम 70-80 साल के बूढ़े हैं, हम 3 बुजुर्गों की कहानी है। तो उसके लिए मैं 80 साल का एक बुजुर्ग का किरदार करता हूँ और बहुत खुश है वो आश्रम में, उसके जो पीटी और ये सब करता है। लेकिन फिर एक जगह पे वो एक दूसरे किरदार से बात होती कि आपकी क्या कहानी है, तो कैन आई एक्ट छोटा सा मैं कर सकता हूं? बिल्कुल। नहीं, मेरी कहानी जरा अलग है। एक 10-12 साल की बेटी थी मेरी, छाया बहुत खूबसूरत, परियों जैसी। मेरे को स्कूल से आकर रोज कविता गाना गा के सुनाती, रोज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टीचर ने क्या बोला। बहुत प्यारी बेटी थी। गोरी चिड़ैया भूल न जाना उस आंगन का अपना ठिकाना, ओरी चिड़ैया। एक दिन स्कूल से आते समय सड़क दुर्घटना में वो बेटी चली गई, हो गई। कुछ साल बाद मेरी पत्नी भी कैंसर से चली गई, अकेला रह गई। सब लोग आ गए मुझे सहारा देने के लिए, मेरे नाते रिश्तेदार। कुछ दिन इसके यहाँ रहा, कुछ दिन उसके यहाँ रहा, कुछ दिन, और धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि किसी के भी मन में मेरे प्रति माया ममता स्नेह नहीं है। सबकी नजर गड़ी है मेरी जमा पूंजी पर, कब ये बूटा मरे और कब इसकी संपत्ति को हम निगल लें। वो पिंडदान के समय कौवे देखते टकटकी लगाकर पिंड की ओर, वैसे ही टकटकी लगाकर देखते। मेरे नजदीक के रिश्तेदार ने तो मुझे चाय में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। दुर्भाग्य था उसका, मैं फिर भी बच गया। और तभी मैंने तय किया कि मेरे बाबा इन नाते रिश्तेदारों के मोह में अब नहीं पड़ना। जो कुछ था मेरे पास मैंने बटोरा, इकट्ठा किया और बैंक में डाला, पासबुक ली और क्या आ गया इस वृद्धाश्रम में। बहुत सी अभी भी मतलब
एक्सक्यूज मी, क्या होता है कि हम इस नाटक की रिहर्सल नहीं करते, क्योंकि ये मेरे 25 शो हो चुके हैं इसके, देश भर में हमारा शो होता है, दिल्ली में भी, आईजीएनसी में, मुंबई में, उज्जैन, इंदौर, बहुत सारी जगह। तो होता क्या है कि हम लोग रिहर्सल करते हैं तो हम रोने लगते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। तो वी डिसाइडेड कि अब हम रोएंगे नहीं, हम रिहर्सल ही नहीं करेंगे। तो हम टेक्निकल करते हैं, हाँ तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, बाकी के गाने करते हैं, म्यूजिक करते हैं, और जो दूसरा एक उसमें किरदार है, 2-3 छोटे छोटे किरदार है, वो हर बार बदलते हैं, क्योंकि लड़के चले जाते हैं, तो उनको बड़ा प्रश्न रहता है, यार ये लोग एक्टिंग नहीं करते, ये तो मरवाएंगे। और जब प्रस्तुतिकरण होता है तब वो उनमें से कोई आता है कि सर वो आपसे कह रहे थे कि, मैंने कहा नहीं बेटा, हम लोग अब मतलब एक इमोशनल जो एनग्रॉस हो जाता है आदमी, तो फिर शब्द साथ नहीं देते, फिर आपकी आंखें, आपकी शरीर के अवयव वो आगे बोलते हैं, तो उसको इस तरह से हम तैयार करते हैं। आपके लिए अभी तक आपने इतनी जर्नी करी है, तो आपको आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार कौन सा रहा है? ऐसे तो इट इज काइंड ऑफ क्लीशेड क्वेश्चन, सभी किरदार चुनौतीपूर्ण होते हैं, कोई किरदार मजाक मजाक में मैंने कर लिया, वो जो कहते हैं वो शायद होते होंगे, हम तो लेकिन चुनौती की बात करें तो मुझे एक कैरेक्टर मिला, लेडी कैरेक्टर था, वो करने में मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं छक्का का किरदार करूं, विच वॉज वेरी इजी, कि मैं एक साड़ी पहन लूं और थोड़ा सा और लोग मजाक भी करेंगे, मतलब मजे लेंगे। बट मेरे दिमाग में चाची 420 के कमल हसन साहब थे, और मुझे लगा कि मैं उस कैरेक्टर के साथ न्याय करूं, तो लोग जाने कि ये चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज करके आया, बट दे विल नॉट पुट मी इन दैट वे, रादर दे विल अप्रिशिएट माय आर्ट। तो एक कैरेक्टर है जिसमें हम नाटक में फारसी का प्ले, मतलब मजाक वाला प्ले है, उसमें बॉस को उनकी कंपनी में प्रमोशनल ऐसे होता है कि अगर शादी कर ली तो आपको एक प्रमोशन, बच्चे भी हो गए तो 2 प्रमोशन, तो उसने सब ले लिए प्रमोशन। अब बॉस बहुत लविंग है और उसको फैमिली एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो मिलने आ रहा है, और घर में बोले भाभी के हाथ का सब खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे आना, और तुम तो मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, और इसको बहुत तकलीफ है, अब मैं क्या करूं? He goes to several places, several persons meet him कि तुम कर दो या कोई जुगाड़ कर दो, 1 घंटे के लिए कोई औरत, क्या व्हाट अ नॉनसेंस यू रबिश यू आर टॉकिंग, 1 घंटे के लिए कोई वाई बनेगी? तो उसको याद है कि नाटक के समय का एक मतलब कॉलेज के समय का एक जो लड़का था, अक्सर क्लासिक प्लेस में उसने लड़की का पार्ट किया था, बहुत अच्छा किया था, और तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यार 1 घंटे के लिए हो, तब तक बेवड़ा है वो, देखो बाबा अपन ये इसको लेकर के करेगा, अरे हाँ चलेगा, 2 दूंगा, 2 बॉटल, पक्का खंबा, पक्का खंबा। देन वो फिर वो आता है, तो उसकी पहली एंट्री ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत नजाकत से, मतलब उसको वो इतना इंप्रेस होता है कि अरे मतलब उसको उसमें मीना कुमारी और माला सिन्हा ये सब दिखाई देने लगती है कि भाभी। सो वो करने में मुझे इट वाज टफ फॉर मी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे उस तरह के मिलते जुलते लेडी कैरेक्टर किए, पर शुरुआत में उसको मुझे एक तो चूंकि मेरा पिच था, मतलब मैं ही उसका डायरेक्शन कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा खुद के लिए ज्यादा चैलेंज लगा। बाकी लोगों के लिए दूसरे डायरेक्टर होते तो फिर हम फ्री रहते कि वो खुद देख लेते कि ऐसा करो वैसा करो, यहाँ कोई बताने वाला नहीं था। सो ये है। अभिनय के क्षेत्र में आने वाले छात्रों के लिए क्या सलाह देंगे आप? पढ़े से आशय है कि नाटकों की किताबें पढ़ें और फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ें और फिल्मों का ग्रामर भी देखें, कैसे कैमरा किस एंगल से गया है, किस तरह से वो शॉट लिए गए, शॉट डिवीजन कैसे किए हैं, आपके पैर से दिखाया गया है तो वो कैरेक्टर किस तरह के, लाइट्स कैसे यूज हुई है। जब आप ये सारी चीजों पे सोचना शुरू, ये जरूरी नहीं कि यू आर टेक्निकली एक्सपर्ट, आप कैसे करोगे, हम लोग टेक्निकल नहीं जानते तो वही करते हैं, मगर जब हम उस पर सोचने लगते हैं तो आपको अपना कैरेक्टर बनाने में मदद मिलती। और थिएटर करें, थिएटर एक बेसिक सीढ़ी है जिससे आपको कहीं पे भी हताश नहीं होना पड़ेगा। When you know your craft, you will always succeed. चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वेब सीरीज हो या बड़ा पर्दा हो। मगर एक अलर्ट कहूंगा कि एक कॉशन, ये हीरोगिरी मत करें।
मतलब आप बहुत सुंदर होंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छा, आप हंक टाइप होंगे, या आप बहुत अच्छी लड़की होंगी, आपकी जुल्फें बहुत अच्छी लहराती होंगी, आंखें मदमस्त होंगी, होंठ बहुत सुंदर होंगे, आप सर्वांग सुंदरी होंगी, मगर द मोमेंट यू स्पीक, आपकी आपकी एक्टिंग की ही बात होगी। क्योंकि हमारे थिएटर में भी कहते हैं कि जैसे ही पर्दा खुलता है, लाइट आती है, तो आर्टिस्ट का ड्रेस वो 1 मिनट देखता है, वो उसका चेहरा, सुंदरता उसकी वो 2 मिनट में देख के हो जाती है। तीसरे मिनट से उसकी एक्टिंग के ऊपर बात आती है, और ये सब बहुत है और वो नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। सो अपने क्राफ्ट के लिए काम करें, उसके लिए दूसरे सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स जिन्होंने किए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं दुनिया में, इंग्लिश हो या मतलब वेस्टर्न हो, बॉलीवुड के हो या हमारे भारतीय हो, उनका काम देखिए। और बहुत अच्छी बात है, हमारे समय में तो ये सब नहीं होता था, अब तो सब कुछ सुलभ है, बहुत सुलभ है। हमने तो बहुत पापड़ बेले की कोई इंग्लिश फिल्म देखने के लिए, हम बहुत वीडियो वो वीसीआर लाना, उसमें पहले घर वालों को जय संतोषी माँ जैसी कोई फिल्में दिखाना, फिर उसके बाद हम कोई हॉलीवुड, क्योंकि वो कहते हैं ये तेरी क्या फिल्म है, हमें समझ नहीं आती, पहले हमारी पसंद की दिखाओ, हम आपके हैं कौन दिखाओ वगैरह वगैरह। तो ऐसा भी करके हमने देखा, फिर रात हो जाती थी, चलो सो जाओ। लेकिन आज ये नहीं, एवरी टाइम योर मोबाइल इज हैविंग ऑल द वर्ल्ड विद यू, सो यू कैन सी एंड एक्सेस। तो उसको लेकिन देखने की जरूरत है, और देख करके उसको मगअप करने की, उसको मतलब उसको अंदर लाने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। आपको कभी किसी किरदार के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ी है? हाँ, मतलब 20 साल पहले जब हमने, आप जयंत देशमुख जी का नाम जानते हैं, भोपाल के बहुत बड़े, अब वो बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस। उन्होंने अमिताभ बच्चन की आंखें फिल्म का सेट लगाया, बहुत सारे। वो रंगमंडल भारत भवन में आर्टिस्ट हुआ करते थे, साधारण आर्टिस्ट, और वो मतलब वो साधारण नहीं थे, मतलब मेरा ये कि वो उस समय उस दौर में थे। और उन्होंने एक प्ले किया मृत्युंजय, शिवाजी सावंत का, फिर आप जरूर पढ़िएगा, वो उसका हिंदी अनुवाद भी है, ओम शिवराज, मैं नाम का बोल रहा हूँ, हिंदी अनुवाद है अवेलेबल, मृत्युंजय मराठी है और हिंदी में। तो उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों प्ले, दोनों भाषाओं में प्ले किया। मैं मराठी में था, मैं कर्ण के भाई का शोन का किरदार, और वो पूरा चूंकि महाभारत की ऊपर था, तो हम सबको उसमें रथी, अधिरथी, महारथी, तो हमारे सब मूवमेंट्स थे खूब। हाँ, वो भाला लेकर के मूवमेंट्स थे, और पूरा भारत भवन का एक रैंप था, बहिरंग भारत भवन का, अगर आपने देखा हो, वहां से नीचे से तालाब के पास एक रैंप बनाया था ऊपर तक, और पूरी सेना की टुकड़ी, अष्टयोनी सेना, वो वहां से निकलती थी। उसका लीड जब कर्ण का भाई शोन था, जो मैं करता था, वो युद्ध का लीड करने के लिए, तो पूरा वो उसका मोमेंट था, वो 1 2 3 4 हुआ इस मोमेंट पर। तो प्रॉपर 2 महीने हम लोगों को सबको ट्रेनिंग दी गई, खासकर मार्शल आर्ट और ये सारे उसमें मिले जुले मोमेंट्स थे, तो वो करना पड़ा था, ऐसे कुछ किए हैं। अभी आप जॉब भी करते हैं और साथ में ये आपका शौक भी है, तो दोनों को मैनेज करना आपके लिए? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और इतने सालों तक मैंने मेरा भगवान जानता है, क्योंकि मैंने जॉब के भी उतनी ही ईमानदारी से, मेरे गुरु ने बहुत पहले ये बात बता दी कि नौकरी का नाटक नहीं करना, नाटक की नौकरी नहीं करना। इसलिए मैंने कभी नाट्य क्षेत्र में मैं रेपेट्री का मेंबर, मतलब तब मेरे पास अवसर थे, आज से 25-30 साल पहले, तब अपेक्षाकृत जवान था, तो कि आप रेपेट्री ज्वाइन करो, जहां पे आप कंटिन्यू थिएटर करोगे, पैसा मिलेगा, थिएटर करो, पैसा मिलेगा, घर जाओ। बट मुझे वो नहीं करना, क्योंकि मेरे पास तब मेरी अपनी, मैं बंद जाता, 2-4 प्रोडक्शन चल रहे हैं, उन्हीं नाटकों को आप 100 जगह करना है, आप यहाँ जाओ वहां जाओ, उसमें नया क्या है, थ्रिल कुछ नया करने का। और नौकरी के समय वो सिंड्रेला की कहानी है ना, कि वो जो 5:30 बजे तक तो मैं कद्दू रहता, बाद में मैं घोड़ा हो लूंगा। तो वहां पे कद्दू से आशय ये कि हमारे ऑफिशियल में मेरे नाटकों का डिस्कशन आई नेवर लाइक, अगर किसी ने कहा भी तो उसको मैं सुन करके हाँ जी थैंक यू, मैंने हाँ किया, सर आपका अखबार में हाँ आया, थैंक यू, क्या फाइल कहाँ है, बात चेंज कर। क्योंकि हम फिर ऑफिस में यही सब करने लगेंगे तो पीपल विल टेक अरे सर ये तो नाटक, हालांकि लोग तब भी कहने से चुकते नहीं, क्योंकि उनको किसी की तरक्की तो देखी नहीं जाती, तो अक्सर कहते अरे भाई ये तो अखबार में फोटो छपते हैं, तो नाटक वाले हैं। लेकिन हम मेहनत क्या करते हैं, वो तो कभी उनको इल्म में नहीं है ना उसका, तो फिर बात ही क्या करना है, उनके बारे में सोचना ही क्यों। बट अभी मेरे 3 साल बचे रिटायरमेंट के, अभी तक तो मैंने वैसे मैनेज किया है, तो जिस तरह से गुजरी है आगे भी उसी तरह गुजर जाएगी। वही कहा है कि मैंने देखा बिल्कुल सिंसियरली
क्योंकि आपको क्या मतलब है कि मैं उस बाहर की दुनिया में मैं क्या हूँ। आप वहां पे आपसे आशा है कि कोई भी आता है अगर तो उसको मैं क्या किस तरह से उसको डील कर रहा हूँ, उसके काम को मैं हल्का कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसको याद रहेगा। यस। बाद में वो जानेगा तो वो खुश होगा, हम भी खुश होंगे कि चलो हमें 4 लोग मिले, बट पहले नहीं। एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भविष्य में आप किस तरीके के किरदार करना पसंद करेंगे? अब तो जो उम्र के पड़ाव पर मैं हूँ, मुझे हीरो तो कोई बनाने वाला नहीं। अच्छा, फ्रैंकली मैं पहले भी कभी हीरो नहीं बना, मतलब इन द सेंस मैंने कहा ना अपीयरेंस भी महत्वपूर्ण रखता है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो मुझे वही इच्छा है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स अब ओटीटी पे बहुत संभावना है, क्योंकि अब आज की तारीख में कोई चॉकलेटी हीरो नहीं चाहिए, कोई बहुत हुस्न की परी नहीं चाहिए, कंटेंट इज हीरो। जो कंटेंट है, कहानी है, वो हीरो है। तो वो किरदार तय करती है, उनमें से एक किरदार मेरे को करना है और लीड रोल करना है। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने हैं। मैं कोल्ड ब्लडेड वाले जो होते हैं कि दिखते हैं बड़े मासूम से और अंत में वही शातिर निकलते हैं वैसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मासूमियत पे भरोसा है कि कैमरे में मैं पर्याप्त मतलब मासूमियत से आशा है कि इनोसेंट दिखूंगा, कि ये नहीं, ये क्या करेगा, तो ये नहीं करेगा। सो इस तरह के कैरेक्टर। बट अगेन ये है कि आप जो चाहते हो वो मिल ही जाए तो क्या ही अच्छा है, लेकिन वो ना भी मिले तो और अच्छा है, फिर कुछ और करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम लिया, अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित ही हमारे दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और खास करके उन स्टूडेंट को जो अभिनय में रुचि रखते हैं और अभिनय के क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं और आना चाहते हैं, तो उनके लिए निश्चित ही आज का टॉक शो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका बहुत टाइम दिया आपने। My pleasure.